हेलो हाय, मैं हूं आपका अपना टोपी वाला ब्लॉगर भाई। जी हां, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टोपी वाला ब्लॉगर भाई। आप लोगों को आज के ब्लॉग में मैं उस चर्चित चेहरा से, उस जनप्रिय नेता से, उस लोकप्रिय नेता से आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूं साक्षात्कार में, इंटरव्यू में, कि जिनके लिए मुझे स्पेशली लोग फोन किए कि आप जाइए, आपके करीबी, आप के बगल के ही इतने क्रांतिकारी, इतने लोकप्रिय नेता हैं और उनका इंटरव्यू अभी तक आप अपने चैनल पर नहीं बना पाए हैं, न दिखा पाए। मैं अपॉइंटमेंट लिया और बिजी शेड्यूल में भी मुझे नेताजी ने जगह दिया। तो जी हाँ, अब पर्दा हटाता हूं। नाम से क्रांतिकारी, जनप्रिय, लोकप्रिय नेता ओम प्रकाश बागी जी। ओम प्रकाश बागी जी से खट्टे मीठे सवाल करूंगा इस इंटरव्यू में और जानने का प्रयास करूंगा कि कितना समय हो गया है राजनीति में और छात्र जीवन से क्रांतिकारी नेता के रूप में आप जाने माने जाते हैं, और आज क्या कर रहे हैं। बीच में आपकी थोड़ी सी राजनीति में अनुपस्थिति देखी गई, आखिर कारण क्या है, आने वाले चुनाव में क्या भूमिका रहेगी, 2027 में आप किस तरह से लोगों के बीच में वोट मांगेंगे, किसके लिए मांगेंगे, तमाम बातों से पर्दा हटेगा। अब देर नहीं करते हैं, मैं नेताजी के पैतृक गांव, पैतृक निवास पे आया हुआ हूं और देर नहीं करते, चलिए मिलाते हैं। नेताजी प्रणाम, कैसे हैं? ठीक है, आप कैसे हैं? बढ़िया है नेताजी। आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई जी आप जी जो है समय निकाल करके आए, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जी, समय तो आपका भी बहुत कीमती है, क्योंकि आपको भी हमारे दर्शकों की तरफ, हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आपने समय दिया। आज के साक्षात्कार में, आज के इंटरव्यू में पहला मेरा सवाल आपसे है कि आप एक क्रांतिकारी नेता के रूप में, आंदोलनकारी नेता के रूप में जनसेवा करते आए हैं, लोकप्रिय नेता हैं, तो हमारे दर्शकों की यह मांग है कि इसी जीवन में जिस समय आप पढ़ाई लिखाई करते थे, कैसे समाज सेवा की भावना मन में जगी, कौन गुरु है, थोड़ा आप शुरुआत कर दीजिए। देखिए, बचपन से ही जी सबसे पहले गुरु तो हमारे बाबा रहे जी, जो बचपन से ही मुझे पाले पोसे, मैं उन्हीं के साथ रहा और वह जो है हमको सिखाते थे कि बेटा, अन्याय के खिलाफ कैसे लड़ा जाता है। कोई किसी को सता रहा है तो चूंकि उनके एक भावना थी, तमाम गरीब गुरबा लोग उनके पास आते थे कि फला व्यक्ति हमको परेशान कर रहा है, तो वह मजबूती से लाठी लेके खड़ा होते थे, लोगों को बचाते थे जी, और वह हमको बार बार जो है ये समझाने का प्रयास करते थे कि जीवन में डरा नहीं जाता है जी, मुसीबतों से लड़ा जाता है जी, और जो व्यक्ति मुसीबतों से लड़ता है वही आगे चल करके उसी को लोग जो है मान लेते हैं कि नहीं, यह व्यक्ति जो है समाज का सुधार कर सकता है। जी। तो उन्हीं से हमको जो है एक तरह से सीख मिली और उन्हीं के सीख पर मैं चलता रहा और हालत यह हुई कि सर्वोदय पीजी कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ और उस समय स्थिति यह थी कि घोसी चीनी मिल पर जो है पर्ची के लिए हम लोग जाते थे और जब वहां हम लोगों ने देखा कि पर्ची के लिए 300-300 रुपए, 500-500 रुपये में पर्ची बेची जा रही है, यहाँ तक कि पिढ़वल मेडिकल स्टोर पर पर्ची बिक रही थी। उसी समय यहाँ किसान यूनियन के पहले जो ना एक राजनीति शुरू हुई चीनी मिल पर, और बड़हलगंज के एक बार जो ना मिनिस्टर रहे वह चीनी मिल पर आए और राम बच्चन साधु, मंत्री जी और तमाम सारे लोगों ने मिल करके यह हुआ कि कल्पनाथ राय चीनी मिल में आए हैं और चल करके बात किया जाए। हम लोग चीनी मिल पर बात करने गए तो कल्पनाथ राय ने गाली देते हुए कह दिया कि लोग कहते हैं कि कल्पनाथ राय जो है गन्ने की चोरी कराता है, लोग अपने घर की लैट्रिन नहीं बनवा पाते, हमने इतनी बड़ी चीनी मिल बनवा दिया और लोग चोर कर रहे हैं। किसानों को जब गाली देने लगे तो हमको बर्दाश्त नहीं हुआ। हमने कहा कि माननीय मंत्री जी, आप किसानों को गाली दे रहे हैं, किसानों ने ही आपको, यहाँ के लोगों ने आपको चुन करके जिताया है, मैं परसों आपकी रैली नहीं होने दूंगा। मैं अभी नया नया लड़का था जी, लोगों को यह था कि यह क्या कर पाएगा,
और मैं आया और आने के बाद मैं लगा सर्प खोजने तालाब में, कोई सर्प नहीं मिला। फिर हमने काला झंडा लिया और जा करके कल्पनाथ राय की पूरी चीनी मिल के मैदान खचाखच भरा हुआ था। राजेश पायलट, कल्पनाथ राय और खुर्शीद अहमद आए थे और जैसे कल्पनाथ राय, राजेश पायलट और खुर्शीद अहमद का सम्मान करने के लिए आए, उसी समय हम जो है नारा लगाए कि गन्ना चोर कमीशन खोर कल्पनाथ राय वापस जाओ, और नारा लगाते हुए कहे बैठ जाओ, हम कहे वापस जाओ। इतने में पुलिस पीएससी दौड़ाने लगी और दौड़ा पर लाठी चलाई और उसका नतीजा हुआ कि पूरा कैंपस जो है वह खाली हो गया। कल्पनाथ राय मीटिंग नहीं कर पाए। उस समय ले जाकर के थाने में बुरी तरह से मारा पीटा गया, जेल भेजा गया। और उस समय राम जन्म यादव जो सगड़ी से पहले विधायक हुआ करते थे, वो समाजवादी पार्टी के नई पार्टी बनी थी, उसके जिलाध्यक्ष थे। और वह आए और उन्होंने कहा कि ये बताओ कि राजनीति में विरोध करना हर व्यक्ति का धर्म होता है, बागी ने तो विरोध ही किया, आपने उसको जेल क्यों भेजा? तो उसने कहा कि मैं नहीं होता तो वह उसको अधिकारी मार देते। तो एसडीएम को राम जन्म जी ने कहा कि अगर मार देते तो मैं वहीं उसकी मूर्ति लगवा देता, लेकिन तुमने जेल क्यों भेजा? तुरंत जो ना अभी जो ना परवाना बनाओ रिहाई का। तो कहा कि 8 बज रहा है, 8 बजने वाला है और लेट पहुंचेगा परवाना, तो आज तो नहीं निकल सकते, निकलेंगे तो कल ही, कल नहीं, रात में ही हम निकालेंगे। और उस समय 6 बज रहा था जी। और तुरंत उन्होंने एसडीएम से दबाव बना के परवाना बनवाया और आजमगढ़ जेल को फोन कर दिया। उस समय दुर्गा यादव और तमाम सारे विधायक आजमगढ़ के जेल पर आए और जेल पर हमको 8-9 बजे रात में छुड़ा करके घर लाए। और राम जन्म जी ने कहा कि देखो, नेता मार खाने के बाद घर नहीं बैठता है, तुम थाने का घेराव करो। और वहीं से हमारी शुरुआत हो गई और हमने जो ना घोसी कोतवाली का बहुत बड़ा घेराव कराया। और इसके बाद उसी के बाद चुनाव हुआ छात्र संघ का, और छात्र संघ के चुनाव में जनता ने, जिनके घरों के बच्चे पढ़ते थे, उनके पिता प्रचार कर रहे थे कि लड़का चुनाव लड़ रहा है और तुम उसको वोट दोगे। तो किसानों का शुरू से ही हमारे जीवन में बहुत बड़ा सहयोग रहा है। वह अपने बेटे से भी हमको अधिक मानते थे और कहीं मैं मिल जाता था, अगर 10 रुपया उनके जेब में है तो वह लोग हमको पैसा देते थे। उनको भरोसा था कि यह पैसा हमारे कल्याण के लिए लगाएगा। तो हर समय जीवन में हमारे जो ना किसानों से, मजदूरों से, नौजवानों से प्रेरणा मिली है। और छात्र संघ चुनाव जीतने के बाद हमने वहां बहुत बड़ा बदलाव किया, क्योंकि चुनाव जब होता था, जो प्रत्याशी चुनाव जीत जाता था, जबरदस्ती शपथ दिला दी जाती थी। मैं भी चुनाव जीत गया तो प्राचार्य थे माननीय बैकुंठ राय जी, उन्होंने कहा कि नहीं, तुमको शपथ लेना पड़ेगा। हम कहा मैं शपथ नहीं लूंगा। शपथ किसके सामने लूं? क्योंकि जितने भी हमको मतदाता वोट दिए हैं वो सब स्नातक है, स्नातक और यह सिपाही जो इंटर पास है, इनके सामने हम शपथ ले। हम जो ना छात्रों के बीच में शपथ लगे और हमने उसका विरोध किया और हमारा शपथ जो ना चुनाव के बाद हुआ। फिर हमने कहा कि शपथ के बाद जो ना हमने एक बड़ा फंक्शन कराया और तमाम सारी सुविधाएं, विद्यालय के अंदर भी लाइब्रेरी अच्छी, सबको किताबें मिले, लड़कियों को बैठने की व्यवस्था नहीं थी, वाचनालय बनवाए और तमाम सारी चीजें करने के बाद एक शौक, ललक था हमको। ललक यह था बचपन से कि चूंकि एक पीड़ा मेरे मन में थी और तमाम लोग कहते थे कि बागी तुम मेहनत तो जरूर कर रहे हो, लेकिन यादव कभी यहाँ विधायक नहीं बन सकता, यहाँ सांसद नहीं बन सकता। यह सही है कि आज एक बड़ी आबादी जो ना, लगभग सबसे बड़ी आबादी यादव की है इस जिले में, तो कहा कि यहाँ कोई नहीं बन सकता, यहाँ गुलाम लोग हैं। मेरे मन में एक भावना आई कि मैं इस गुलामी को तोड़ूंगा। और हमने बचपन के दिनों से ही एक अभियान चलाया। और दूसरा एक हमको शौक था कि हम ऐसा करें कि जो सांसद और विधायक काम नहीं कर सकता, वह जनता को हम दिखाएंगे तो हो सकता है कि जनता हमारे साथ खड़ी हो जाए। और जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि कोई नहीं हो सकता, उनके आरोपों पर
जो है करारा प्रहार करके और हम जो ना इस जिले की तस्वीर को बदल देंगे। लेकिन अब यह दुर्भाग्य कहिए या हो सकता है कि हमने जनता में विश्वास न दे पाया हो। 2 बार विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन इस सवाल पे चुनाव लड़े कि तुम देख लो कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में आए हैं। कोई भी प्रत्याशी या विधायक और सांसद बनने के बाद जितना पैसा लाया हो उससे दूने से अधिक पैसा मैं संघर्ष करके न ले आया हूं, तो आप हमको वोट मत देना। आप जानते हैं कि मऊ में उस समय 20 घंटा बिजली आती थी। मुख्तार अंसारी विधायक पहली बार हुआ थे और शक्ति भवन से 20 घंटा बिजली का आदेश कराया था। मैं घोसी में बैठा था और घोसी के लोगों ने कहा कि यहाँ कोई नेता नहीं है, और नेता होता तो घोसी को बिजली जो है या तहसील मुख्यालय है यहाँ भी बिजली कम से कम नहीं 20 घंटा तो 18 घंटा मिलती। हमने तुरंत, मुझे बात लगी और उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और बिजली विभाग का जो ऑफिस था उसमें ताला बंद किया और धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठने की स्थिति यह हुई कि अंततः चौथे दिन शक्ति भवन से हमने एक बात कहा कि जितना राजस्व कोटागंज देता है, पूरा घाट देता है, अदरी देता है, उससे अधिक राजस्व घोसी देता है। जब उससे अधिक राजस्व घोसी दे रहा है और तहसील मुख्यालय है, तो आखिर में घोसी को मात्र 8 ही घंटे क्यों बिजली मिल रही है। और जब यह बात हमने ऊपर तक पहुंचाने का काम किया तो शक्ति भवन से 18 घंटा बिजली देने का, चूंकि तहसील मुख्यालय था, सीधे आदेश आया। और जब आदेश आया तो हमने कहा कि देख लो, मैंने उस कमी को पूरा कर दिया कि यहाँ का विधायक भले बौना हो, कुछ किसी लायक न हो, लेकिन हमने उसकी कमी पूरा किया, यह बनाया। आपको याद होगा या हो सकता है कुछ समय आप छोटे छोटे रहे होंगे, नई बाजार में बाढ़ से पूरी क्षेत्र कट रहा था, सारे लोग परेशान थे। प्रशासन ने गांव खाली कराने का आदेश कर दिया था। लोग आए, मैं लखनऊ गया था, यहाँ आए, वहां से बुजुर्ग लोग आए और रोने लगे और मैं वहां पहुंचा अपने साथियों को लेकर के, और ले जा करके शैलेश हैं, श्याम मनोहर विश्वकर्मा हैं और तमाम सारे साथी जो उस समय पहुंचे और 20 दिन तक आंदोलन चला। और अंतिम दिने वहां सड़क जाम हुई, 36 घंटे सड़क जाम हुई और हालत हुई कि नाबार्ड से 50 करोड़ रुपया खींच करके आया। आज भी जाके देख ले, नई बाजार पूरी तौर से बांध दिया गया है। इसके बाद महुला में हमने काम किया और महुला की भी स्थिति रही कि महुला में भी कम से कम सैकड़ों करोड़ रुपया लेकर के उस इलाके को बचाने का काम किया। यही सड़क का मामला था, अमिला थानेदास पोखरा से जो रजमतगढ़ मार्ग जा रहा है, यह सड़क पूरी तौर से जर्जर हो गई थी, रोज एक्सीडेंट होता था, लोग मर रहे थे। लेकिन मुझे लगा कि यार मैं क्षेत्र का हूँ, यहाँ डीएम जा रहा है, इसी रास्ते पर ब्लॉक जा रहा है, लेकिन वो आंख अपनी बंद किए हुए है। इसी पर एक्सीएन जा रहा है पीडब्ल्यूडी का और तमाम सारे अधिकारी, सांसद, विधायक जा रहे हैं, लेकिन उनकी आंखें बंद है, नहीं दिख रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूँ और तुरंत हमने वहीं अनशन शुरू किया और मेरे कपड़े भी गायब हो गए थे। किसी रात में किसी चोर ने चोरी कर लिया, लोगों ने ले आकर के फिर कपड़ा खरीद करके हमको दिया, लेकिन हमने उस सड़क को 3 फीट ऊंचा कराया और आज तक उस पर पानी नहीं लगा है। आप घोसी को उठा के देख लीजिए, ये शारदा सहायक नहर है, लोगों से कि पानी नहीं मिलता था और लोगों से लगान लगती थी। आप देखे होंगे कि बीपी सिंह आए और हाथ में फावड़ा लेकर के, और जब चले तो प्रशासन कांप उठा और शारदा सहायक नहर में पानी ही नहीं, पूरी तरह किसानों की बिजली, किसानों का जो लगता था करो वो माफ हुआ। तो इस तरह से सारी चीजें हमने पूरे मनोयोग से काम किया। और आज भी जो पीड़ा है, जो नहीं हम कर पाए, वह इसलिए नहीं कर पाए कि आज हालत है कि तमाम होनहार लोग इस जिले में हैं, लेकिन यहाँ टिकट इसलिए नहीं मिल सकता। और मैं भी, अगर हो सकता है कि किसी दूसरी बिरादरी में पैदा हुआ होता, यादव नहीं होता, तो आज इस जिले का विधायक ही नहीं, मैं सांसद होता। लेकिन दुर्भाग्य मेरा हुआ कि जिस वंश में पैदा हुआ वह वंश के लोग भूल गए। और मुझे इसी बीच में जब हमने देखा कि इतना काम करने के बावजूद भी लोग पैसा दे रहे हैं, हमको साथ चल रहे हैं, चुनाव लड़ रहा हूं तो भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन जब वोट का समय आ रहा है
तो लोग यह कह करके कि तुम आगे जरूर तुम बड़े नेता बनोगे, लेकिन वोट नहीं दे रहे हैं। तो मुझे लगा एक चोट लगी, कहीं ना कहीं मेरी कमी हो, और हमने इसी कमी को देखते हुए चोट खा करके और जिले को छोड़ दिया। और फिर कानपुर को हमने अपनी एक तरह से कर्म भूमि बनाया। यहाँ आपके चैनल के माध्यम से कानपुर के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैं 20 वर्ष कानपुर में रहा। कानपुर के लोगों ने जो सम्मान दिया, पैसा लगाया, वोट दिया, मेरे बच्चों को वहां पढ़ने की व्यवस्था कराया, उसके लिए कानपुर के लोगों को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। और जो सपना हमारा था कि मैं शिक्षा में बदलाव लाऊंगा, मैं उस सपने पर जरूर चला, लेकिन अभी भी वो अधूरा है। जो मैं करना चाह रहा था कि शिक्षकों को गुलामी से मुक्त कर दूंगा, मैं वह नहीं कर पाया। वह हमारी पीड़ा है। और इसी बीच पिताजी का एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट के बाद फिर मुझे आना पड़ा। और जैसे मैं आया, यही थानेदार, उस समय मेरे ऊपर 8-9 वारंट थे। घर पर जो उन्हें रोज पुलिस आ रही थी, यहाँ कुर्की के लिए लिस्ट चस्पा हो गई थी। लेकिन कोतवाल फोन किया दोहरी घाट का एसओ, तो हमने कहा कि मैं आ रहा हूं, मुझे गिरफ्तार कर लेना। और जैसे मैं दोहरी घाट पहुंचा, उसने कहा मैं गिरफ्तार नहीं करूंगा, आप जाइए जमानत कराइए। हमने कहा जमानत नहीं कराऊंगा। और हालत हुई कि हमने थानीदास पोखरा पर अंडरपास, थानीदास पिढ़वल और कुसमा, ये 3 जगहों पर जहां आए दिन आज भी एक्सीडेंट भयंकर हो रहे हैं, और मैं नोटिस दे दिया, और नोटिस देकर के धरना दिया। और धरने के बाद पूरी तौर से हाईवे की टीम आई, सारी चीजें क्लियर हुई। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि उसी समय राज्यपाल फागू चौहान की एंट्री हुई। उनको पेट में दर्द होने लगा कि हमारा लड़का विधायक है और बागी इसको करा ले जाएगा अंडरपास को, तो मेरे लड़के का सम्मान बिगड़ जाएगा और हो सकता है वो विधायक न बन पाए। उन्होंने कहा कि मैं नितिन गडकरी जी से मिल करके और मैं इसको बनाऊंगा, शिलान्यास करूंगा पार्लियामेंट के चुनाव के पहले। मुझे तो था कि यह सब खाली झूठ है, लेकिन अंततः वह नहीं बन पाया। यह कसक आज भी हमारे मन मस्तिष्क में है कि अगर मुझे अवसर मिल गया होता और तो मैं किसी भी कीमत पर, चाहे इसके लिए मुझे जेल या कुछ भी करना पड़ता, लेकिन मैं हर हालत में अंडरपास बनवा देता। लेकिन उन लोगों की एंट्री के बाद और जनता भी सोचने लगी कि यह तो विधायक है नहीं, वह राज्यपाल है। हो सकता है कि राज्यपाल का बड़ा पद होता है, बीजेपी में है, वह बनवा देंगे, लेकिन वह लोग नहीं बना पाए। आज भी राजनीति में पूरे जिले में आज देख रहे हैं कि जिस चीनी मिल के लिए हमने इतना संघर्ष किया, मेरे न रहने के बाद, चूंकि उस समय आज दुनिया में नहीं है लक्ष्मी शंकर यादव, हम दोनों लोग मिल करके बहुत बड़ा संघर्ष किए। कई बार लाठीचार्ज हुआ और हमको लगा कि यह धरोहर मिल है, इसको हम बचा ले जाएंगे, हम जब तक रहे इस मिल को बचाए रखें। लेकिन मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। कल्पनाथ राय बिरादरी कहती है कि मेरे बिरादरी के कल्पनाथ राय थे, उनका सपना पूरा करूंगा, उन्होंने चीनी मिल बनाया। आज कल्पनाथ के सपनों का ही जिला है मऊ, लेकिन आज उन्हीं के बिरादरी के AK शर्मा प्रदेश के सबसे टॉप क्लास के नेता है, कैबिनेट मंत्री हैं, 2 विभाग है, बड़े विभाग उनके हैं। वही चीनी मिल का आकर के पेराई सत्र का शुरुआत करते हैं, और इसके बाद पूर्व सांसद भी उन्हीं के बिरादरी का, वर्तमान सांसद भी उन्हीं के बिरादरी का, जिला का चेयरमैन उन्हीं के बिरादरी का। और देखते देखते उन्होंने शुरुआत भी किया और फैक्ट्री को बंद भी उन्होंने करा दिया। और इसके बाद जो विधायक पहले थे आज दुनिया में नहीं है, कभी जब तक फैक्ट्री थी कभी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि फैक्ट्री के लिए कुछ बोलूं। उस समय अपने भाई भतीजों को पैसा कमाने में लगे थे और फैक्ट्री लूट गई, बिक गई। लेकिन इसके बाद आज हालत ये हो गई है कि फैक्ट्री पूरी तौर से बंद पड़ी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूंगा कि भाई नाटक करना बंद करो। तुम सब नाटक करोगे तो फैक्ट्री नहीं चलेगी। जो इसी तरह से खाली पंचायत का नाटक दिखा करके बस चुनाव के लिए कि बस चुनाव लड़ जाऊं, लोग समझ जाए मैं नेता हूं, ऐसे लोगों से मैं चाहूंगा
कि ये सब नाटक बंद करो। जिस दिन जो है यह लिखित आदेश मिला, अगर जिस उसका ट्रांसफर हुआ और जीएम ट्रांसफर के बाद आया और गन्ना जो है खरीदारी करके जब सचिया भेजने लगा, उसी समय मैं तो एक मीटिंग में व्यस्त था, क्योंकि यूजीसी के मामले को लेकर एक बैठक हमने बुलाया था। मैं बैठक में व्यस्त था, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से नाटक चल रहा है, यह फैक्ट्री पूरी तौर से बंद हो जाएगी और हम पूरी ताकत लगाएंगे। इसीलिए 18 तारीख को मन हमने बनाया है कि हम डीएम के यहाँ एक नोटिस देंगे और नोटिस दे करके यह अवगत कराने का काम करेंगे कि अगर यह फैक्ट्री फिर से इसका पुनरुद्धार न करा करके और नहीं चलाई गई तो इसके लिए पूरा प्रदेश, देश और उत्तर प्रदेश की सत्ता खामियाजा भुगतने के लिए तैयार है। जी, आपके जवाब में ही एक जो है कि सवाल पनप रहा है। आपने पिछले कुछ ही देर पहले आपने कहा कि जो है कि घोसी विधानसभा में, लोकसभा में पिछड़ा कोई विधायक सांसद नहीं बन पाएगा। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? देखिए, इसका मुख्य कारण है कि पार्टियां टिकट बेच रही। जी, आज हालत है कि टिकट नेता को नहीं मिलता है जी, टिकट धन पशु को मिलता है, जिसका राजनीति का ककारे का ज्ञान नहीं है, उनको टिकट दे दिया जाता है। और हालत यूं है कि आजादी के बाद से ही आजमगढ़ में, जब आजमगढ़ और मऊ एक था, तो घोसी लोकसभा और विधानसभा को लगभग 3-4 विधानसभाओं को यह पूरी तौर से, उस समय भी आजमगढ़ के लोग मिल करके यहाँ दे देते थे राय साहब को और अपने आगे जल करके राजनीति करते थे। और उसका नतीजा यह हुआ कि तभी से आज तक जिनकी आबादी सबसे कम है वह पूरी तौर से जिले पर हावी रहते हैं और हावी होकर के उन लोग रहे और इतनी बड़ी आबादी में रहते हुए वो लोग। अभी आपको याद होगा कि एक बार एक कहानी आपको बता दूं। कल्पनाथ राय जी उस समय केंद्रीय मंत्री थे, राजकुमार राय उनके खिलाफ चुनाव लड़ते थे। यही गणपत चौधरी थे। गणपत चौधरी 2 भाई थे, एक भाई राजकुमार राय के साथ रहता था और गणपत चौधरी कल्पनाथ राय के साथ रहता था। गणपत चौधरी कल्पनाथ राय को गाड़ी में बैठाए और उनको माँ बहन, भाई का नाम लेकर के माँ बहन बेटी करने लगे। गणपत चौधरी ने कल्पनाथ से कहा, गाड़ी रोको, मेरी माँ को गाली देते हो, मेरी बहन को गाली दे रहे हो, मेरी बेटी को गाली दे रहे हो और मुझे गाड़ी में बैठा करके तुम मेरा खास बन रहे हो। उन्होंने गाड़ी रोक लिया और उसी भाषा में कल्पनाथ को जवाब दिया और कल्पनाथ राय जैसे ही वो गाड़ी से उतर करके गए, उसने तुरंत काउंटर तिवारी एक था, उसका नाम लोग कहते थे काउंटर तिवारी, घोसी में कोतवाल था, उससे कहा जाओ गणपत चौधरी का बुला करके काउंटर कर दो। गाउंट जो है, चूंकि गणपत चौधरी बहुत होशियार आदमी थे और उन्होंने अपने साथियों को बुलाया और बुला के कहा कि देख लो, आज रात में हमारा काउंटर करने के लिए तिवारी आएगा, आज ही मुकाबला हो जाएगा। सारे के सारे साथी उनके छत के ऊपर चढ़ गए और अपनी पत्नी और बेटी से कहे कि देखो, अगर कोई भी आए रात में और पूछे कि गणपत चौधरी है तो दरवाजा खोल देना, तुम सबका देना हाँ ऊपर है, जाओ बुला रहे हैं। इसके बाद ठीक समय पर 12 बजे रात में तिवारी पहुंचा और जाने के बाद उसने हार्न बजाया। उनकी पत्नी निकली, कहा गणपत चौधरी हैं? कहा हाँ है। कहा कहाँ है? कहा छत के ऊपर है, आप चले जाइए, आपको बुला रहे हैं। और जैसे सुना कि बुला रहे हैं, उसका हाड़ कांप गया और हाड़ कांपने के बाद वह भाग खड़ा हुआ और गणपत चौधरी का काउंटर नहीं हो पाया। तो हालत यह है कि हर समय ये दोनों लोग मिल करके हर समय ये दबाने का प्रयास किया और दबा करके कि कोई उभरने ना पाए। इसी तरह से कपिलदेव यादव की जो हत्या हुई, उसमें भी यही सब कारण है कि यह पूरी तौर से कि कोई इतनी बड़ी आबादी में एक नेता पैदा हो जाएगा तो वह जिले ही नहीं प्रदेश में एक अपनी ताकत रखेगा। यही देख लीजिए, बलिया में सागर अंचल ने प्रयास किया, आज पूरी तौर से सामंतवाद से मुक्ति मिल गई। ठीक आजमगढ़ में राम बच्चन और एक वकील साहब थे, उन लोगों ने प्रयास किया तो आजमगढ़ के उनके प्रयास से आजमगढ़ बन गया। आज मैं भी प्रयास कर रहा हूं। इसी तरह से आपने देखा
कि प्रोफेसर अनिल के प्रकरण पर जब सारे के सारे यादव, जो मजबूत यादव हैं, जो चापलूसी करते हैं, जो अच्छी गाड़ी से चलते हैं, जिनका रौब है, वह जाकर के जब राजू राय का जूता उठा रहे थे, तो हमने एक संकल्प लिया हम साथियों को लेकर के कि नहीं, हम राजू राय ने जिस तरह से सामंतवादी तरीके से प्रोफेसर अनिल की जमीन को लूटने का प्रयास किया है, हम उसका विरोध करेंगे और पुरजोर तरीके से लड़ रहे हैं। और आज साबित कर रहे हैं इस जिले के अंदर कि अगर सामंतवाद जितना तेज होगा, हाहाकार मचाएगा, उससे चट्टान की तरह लड़ूंगा और इस जिले से सामंतवाद को उखाड़ के फेंकूंगा। और हर हालत में जो उपचुनाव होगा, उपचुनाव में कोई सामंती चुनाव नहीं जीतेगा, यहाँ पिछड़ा का बेटा चुनाव जीतेगा, इस बार नेता चुनाव जीतेगा। यह प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इस बार पूरी ताकत से सामंतवाद का विरोध किया जाएगा और नेता जब चुनाव जीतेगा तो नेता चुनाव जीत करके जाएगा तो मऊ को मऊ बनाएगा। क्योंकि कल्पनाथ राय नेता था, 5 बार चुनाव हारा, उसके पिता के पास कोई हैसियत नहीं थी, कुछ भी नहीं था। उसके पिताजी का बेटा मर गया और एक टेबलेट नहीं दे पाया, तब वो अगर व्यक्ति अवसर मिला तो उसने संकल्प लिया और मऊ को मऊ बनाया। ठीक इसी तरह से आप उठाकर देख लीजिए कि जितने भी लोग नेता, मुलायम सिंह जी के पास भी कुछ नहीं था, वहां की जनता ने नेता का चुनाव किया और मुलायम सिंह को के अंदर नेतृत्व पहचाना, वहां की जनता खड़ी हो गई। आज सैफई इटावा की तस्वीर बदल गई। बिहार में लालू को वहां की जनता ने पहचान लिया और लालू खड़ा हुए तो बिहार की तस्वीर बदल गई। इसी तरह रामविलास पासवान, इसी तरह से शरद यादव, इसी तरह से दुनिया की जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं वह सब निखरी है संघर्षों से। आज भी मऊ में इसीलिए संघर्ष हो रहा है कि अगर मऊ की जनता पहचान लेगी कि वास्तव में हमारा हितैषी कौन है जो हमारे लिए संघर्ष करेगा, निश्चित है कि यह अवसर नहीं जाने दिया जाएगा। अगर जनता ने पहचान लिया तो मऊ की तस्वीर, मऊ की सूरत, मऊ के अंदर पूरा का पूरा बदलाव दिखेगा और जिसकी ताकत होगी, जिसका वोट होगा, उसका नेता होगा। यह संकल्प कहीं ना कहीं मऊ को लेना पड़ेगा। आपने कहा कि सामंतवाद और मनुवाद, तो इसमें पार्टी भी तो फैक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज पार्टियों को क्या है, आज किसी भी पार्टी को जो 2 करोड़ रुपया 3 करोड़ रुपया ले रहा है, वो तो ये नहीं पूछता है कि नेता है कौन व्यक्ति किस समय ले रहा हूं जी। उस वहां तो यह है कि आप चरस बेच के आइए, आप शराब बेच के आइए, आप मर्डर करके आइए, आप किसी का धन लूट के आइए, आप सरकारी महकमे से 420 करके लाइए, कहीं से पैसा लाइए, पैसा हमको दीजिए और जाइए पैसा खर्च करिए और आप चुनाव जीत करके आइए। और राजू राय जीता है ना, देख रहे हैं कहीं दिख रहा है? और नहीं, और तो जो ये कहता था कि हम लोगों को देते हैं, वो प्रोफेसर अनिल की करोड़ों की जमीन को लूट रहा है। तो ऐसे ही चरित्र के लोग होंगे ना। बोलिए, आज AK शर्मा की क्या हालत है? अगर AK शर्मा की जगह मैं विधायक होता तो आज फैक्ट्री की औकात है भाजपा की, तुरंत कहता कि ये फैक्ट्री मेरे जिले की है, मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं इसलिए कि मेरे सम्मान को चोट हो रही है। लेकिन क्या AK शर्मा चूंकि यह IAS रहा है, ये यस और नो किया है, यह सीना तान के बात नहीं कर सकता, इसी के कारण है ना कि फैक्ट्री बंद हो रही है। आप बता दीजिए कि भाजपा की सरकार है, इस जिले में किसकी औकात है जो कह देगा कि नहीं हम फैक्ट्री को चलवाएंगे और नहीं तो मुख्यमंत्री जी हमारा इस्तीफा ले लीजिए, जनता हमको परेशान कर रही है किसी की औकात? बोल लीजिए। फागू चौहान का लड़का भी है, वह भी तो नहीं बोल सकता। दारा चौहान है, वह भी तो नहीं बोल सकता। तो इसलिए नेता होता तो उसके सम्मान पे चोट होती। ये जनता हमारी है, हमारे जीते जी जनता को हम कष्ट नहीं होने देंगे। नेता होता तो वह लड़ता और लड़ करके इसको चालू कराता। लेकिन आप बता दीजिए कोई दिख रहा है? और यही नहीं, आज पूरी तौर से आज देख लीजिए, ये सारे के सारे AK शर्मा इतना धन ला रहे हैं, वह पैसा जा कहां रहा है? पूरे जिले में उनके पैसे की जांच करा लीजिए, सब नकली काम हो रहा है, भयंकर लूट हो रही है, सब उन्हीं के बिरादरी के ठेकेदार हैं। और चीनी मिल में भी हम फक्र से कहेंगे कि अगर कल्पनाथ राय चीनी मिल बनवाए तो उन्हीं के बिरादरी के लोगों ने चीनी मिल को लूटा और उन्हीं के बिरादरी के लोगों ने चीनी मिल को बंद कराया।
तो बनाने वाले भी भूमिहार, लूटने वाले भी भूमिहार और बंद कराने वाले भी भूमिहार, और पूरा बोर्ड ही भूमिहार का है। ये छिपा है किसी से, और इसी के कारण आज आप बता दीजिए कि पूरा जिला लूटा जा रहा है, पीटा जा रहा है। सच कहने की नैतिकता किसी के अंदर नहीं है, और उसी कमी को मैं पूरी तौर से पूरा कर रहा हूं कि हम किसी भी कीमत पर यह अन्याय बर्दाश्त नहीं होंगे। हर तरह से सीना तान के लड़ेंगे, और लड़ करके इस जिले की जो साख है, यह जिला क्रांतिकारी धरती रहा है, यह बनवारी यादव और सफीद धरती की धरती रही है, जो मधुबन में जो शहीदी क्रांति हुई थी, यह उनकी धरती है, और इस धरती का नामो निशान हम मिटने नहीं देंगे। प्राण पड़ करके मैं जुट करके यह पूरी तौर से आगे बढ़ाएंगे। जी, अगला सवाल मेरा ये है कि आने वाले समय में कुछ ही दिन में जो है कि उपचुनाव होने जा रहा है घोसी विधानसभा का, इसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी, आपकी स्वयं की राय क्या है? देखिए, कहीं ना कहीं इस घोसी के उपचुनाव में नौजवानों को, जो घोसी के नौजवान हैं, जयप्रकाश नारायण की जब क्रांति हुई थी तो नौजवानों ने कहा था कि हम जूते पर पालिश लगाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी अपना प्रत्याशी जिताएंगे। अगर घोसी का नौजवान एक साथ खड़ा होकर के निर्णय ले ले कि घोसी में हम किसी को नहीं, जो घोसी के लिए संघर्ष कर रहा है, जो इस जिले की पहचान बना रहा है, अगर घोसी के नौजवान निर्णय ले लिए तो निश्चित है कि घोसी में बदलाव होगा। और इस निर्णय के लिए हम लोग रात दिन प्रयास कर रहे हैं कि घोसी में निश्चित ही सामंतवाद से मुक्ति मिलेगी, और सारे के सारे नौजवान, किसान, मजदूर सभी लोग इकट्ठा होकर के प्राण प्रण से मऊ का नाम पूरे प्रदेश देश में रोशन करेंगे। आपका नाम जमीनी नेता में एक बहुत बड़े लेवल पर देखा जाता है, तो क्या ये हमारे दर्शक आश्वस्त हो सकते हैं कि आप उपचुनाव में स्वयं आ रहे हैं? देखिए, अगर मैं फिर कह रहा हूं कि घोसी की जनता एक बार कह दे कि नहीं मैं साथ रहूंगा, तो मैं तो जनता के बीच का व्यक्ति हूं, जनता के लिए जहर भी पीने के लिए तैयार हूं। अगर घोसी की जनता यह चर्चा कर दे कि नहीं तुम आओ, हम तुम्हारे साथ हैं, तो मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। घोसी की आवाज के साथ अपनी आवाज मिला करके कूद जाऊंगा। जी, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि हर जो पार्टी है वो जाति समीकरण और धर्म समीकरण को अपना वोट बैंक समझ रही हैं, उसी के आधार से अपने नेताओं को टेंड कर रही हैं, उसी के हिसाब से वो टिकट दे रही हैं। इस पर आप क्या कहें? देखिए, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि घोसी की जनता निर्णय ले। नेता जैसे गिद्ध है, गिद्ध की तो निगाह होती है कि कोई मरी हुई लाश मिले जिससे हम भोजन करें। तो ये जो पार्टियां चला रहे हैं गिद्ध लोग, इनकी तो ये होगी कि हम ऐसे व्यक्ति को बैठाएं जो मेरा यशमैन होगा। वो नेता तो नहीं बनने देंगे, नेता तो जनता बनाती है ना। जनता अगर मन बना लेगी तो निश्चित है कि मऊ जिले में नेता पैदा होगा। इसलिए इस बार जो चुनाव होगा, इसमें जनता को कहीं ना कहीं निर्णय लेना पड़ेगा, और जनता निर्णय लेगी तो निश्चित है कि घोसी का भाग्य उदय होगा, और जो जीतेगा वह प्रदेश देश में घोसी का नाम रोशन करेगा। जी, चलते चलते आखिरी मेरा सवाल ये है कि जो बढ़िया वक्ता होता है, जो जमीनी नेता होता है, क्रांतिकारी नेता होता है, और जो बढ़िया कलाकार है, गा रहा है, बजा रहा है, जो समाज के लिए लड़ता है, अपनी बात रखता है गीतों के माध्यम से, मेरा खुद का अनुभव है कि बहुत जगह देखा गया है कि उनको समय कम मिलता है बड़े मंचों पर, और उनको उनका नाम ही काट दिया जाता है, और ऐसा आरोप लगता है कि जो सीनियर होते हैं या राजनीतिक क्षेत्र में, वही दबाते हैं कि ये कहीं हमसे आगे न निकल जाए। ये क्या कितना % सही है आपके हिसाब से? देखिए, जो आपकी पीड़ा है वो बिल्कुल सही है। इसलिए सही है कि आज इतना महंगा सारी चीजें हो गई है कि मंच का अभाव होता जा रहा है। जो नई प्रतिभाएं निकल रही हैं उनको मंच नहीं मिल रहा है, उनको कहीं से जगह नहीं मिल रही है कि जहां वह अपनी प्रतिभा का उपयोग करे।
और प्रतिभा का उपयोग करके यह बता पावे कि मैं इन लोगों से बेहतर हूं। इसीलिए हम जो है यह सब मंच हमारा होता है। यह जो क्षेत्रीय आंदोलन होते हैं वो नर्सरी का काम करते हैं और उसी नर्सरी से कोई ना कोई पौधा निकलता है जो दिखाई देता है कि सबसे बेहतर है। और चूंकि इधर नर्सरी बंद हो गई थी, क्षेत्रीय आंदोलन खत्म हो गए थे, लोग जो है अब बड़े नेताओं की तरफ देखने लगे थे। लोग अब आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे को नहीं उठा पा रहे थे। आप इधर देख रहे हैं विगत 2 वर्षों से जब से मैं घोसी में हूं, आपके सामने की बात है, सूर्यभान यादव के प्रकरण को सारा का सारा लोग हाथ उठा लिए थे कि नहीं, भाजपा की सरकार के खिलाफ लड़ेंगे तो हमको जेल जाना पड़ेगा। हमने कहा मैं जेल जाऊंगा और हमने सूर्यभान यादव को आपके आंख के सामने गैंगस्टर नहीं लगने दिया, न उनकी बिल्डिंग को जमींदोज नहीं होने दिया। और अंत में जो सामंती थे, जो परेशान कर रहे थे, उनको मुखी खानी पड़ी, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उनको जेल तक जाना पड़ा। और तमाम लड़कों को जो निरपराध फंसाए जा रहे थे उनको काउंटर से बचाया। तो आपके आंख के सामने का प्रकरण है ना। अभी हम यूजीसी के प्रकरण पर घोसी में घेर रहे थे, सबसे ज्यादा ये लोग चिल्ला रहे थे, अरे बागी जी एफआईआर हो जाएगा। हम कहे यार ये तो नेता के ऊपर एफआईआर, जेल तो ये नेता की एक तरह से गाना है। जो एफआईआर से भगेगा, जो जेल से भगेगा, वो जीवन में राजनीति कर पाएगा। नेता तो कष्टों से समझौता करता है ना, कष्टों से दोस्ती करता है। और आज इसीलिए कोई नेता नहीं है कि वह सुख सुविधाएं उनको चाहिए। अगर गाड़ी उनके पास न रहे तो घर से नहीं निकलेंगे, उनके पास 4 सुरक्षा गार्ड न रहे तो वह घर से नहीं बाहर निकलेंगे, उनके जेब में 10,000 रुपया न रहे तो घर से बाहर नहीं निकलेंगे। और नेता तो फक्कड़ होता है, उसके जेब में पैसा हो या न हो, वह खाया हो या भूखा हो, वह आम जनता के लिए सारा दुख दर्द छोड़ करके वह जनता के कल्याण के लिए खड़ा हो जाता है, वो नेता होता है। तो हमने इसी प्रण से आज देख लीजिए कि जनता के लिए मैं खड़ा हूं, हर समय 24 घंटा तैयार रहता हूं कि प्रशासन हमको जेल भेज दे। मैं 15 वर्ष से जेल नहीं जा पाया। मैं कानपुर में भी कई बार गिरफ्तारी हुई और मुझे छोड़ दिया गया, कहने बागी जी आपके लिए जेल नहीं बना है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जेल में महात्मा गांधी जेल गए थे, नेल्सन मंडेला जेल गए थे, जेल से निकलने के बाद दुनिया के हीरो बन गए। आंग सांग सूखी जेल में थी और जेल से निकली तो राष्ट्रपति बन के निकली। जेल में लोकमान्य तिलक ने गीता का भाष जेल के अंदर से किया था। जवाहरलाल नेहरू ने जेल के अंदर से ही किताब लिखा था। ये तमाम सारे लोग जेल में ही थे ना। और निश्चित है कि जेल यातनागृह नहीं है। जेल एक बदलने की कला वहां सीखी जाती है कि कैसे समाज को बदला जाएगा। इसीलिए वो एकांत जगह मिलती है। नेताओं को जिस दिन जेल का संकल्प ले मुझे जेल जाना है, यह भ्रष्टाचार, बुराई, पापाचार जो हो रहा है उसका खात्मा हो जाएगा। लेकिन जब तक ये डरेंगे लोग, तब तक शोषण होगा, लूट होगी, जनता मारी जाएगी, पीटी जाएगी, सताई जाएगी, लूटी जाएगी। और ये इसी तरह से डरते रहेंगे तो डरे हुए लोग समाज को नहीं बदल सकते। जी बहुत बहुत धन्यवाद।